गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पिछली क्लास में हमने जाना कि जन स्वास्थ्य क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जन स्वास्थ्य पोषण और जन स्वास्थ्य पोषण तथा पोषण संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियां, वैसे तो बीमारियां बहुत सारी होती है। बीमारी से मतलब हमारा रोग कई प्रकार की चीज़ों से ग्रसित हो जाता है। एंसेंट कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी इससे संबंधित है स्वास्थ्य भी हमारे पोषण से। हमारे द्वारा हम जानबूझकर जिन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए ग्रहण करते हैं, कई हैं जो हम अपने स्वादानुसार टेस्ट के लिए ही उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही नहीं हो, लेकिन फिर भी वो टेस्टी होती है, इसलिए हम उन्हें खाना पसंद करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो जिनमें टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, लेकिन फिर भी हम उनको ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये हमारी एक लापरवाही होती है। अब यहाँ पे है कि जन स्वास्थ्य पोषण। अब ये है कि पोषण संबंधी जो बीमारियाँ या जो समस्याएं होती है उनके ऊपर जब हम नियंत्रण करते हैं तो वो एक अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का हमारे द्वारा एक प्रयास किया जाता है। जन स्वास्थ्य पोषण आज के आधुनिक दौर का एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण विषय है, जिसमें पोषण एक गंभीर मुद्दा है। जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा उसे बढ़ावा देना है। अब ये भी एक हमारे सामने जन स्वास्थ्य पोषण भी आज क्या है, आधुनिक युग में एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण विषय है और इसको लेके सभी इससे जूझ रहे हैं, इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये बीमारी नहीं हो। इसमें जन जागरूकता फैलाई जा रही है, इसका प्रचार, जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार कई माध्यमों से किया जाता है, जैसे ट्रेन के माध्यम से किया जा रहा है या कोई ऑडिट के माध्यम से किया जा रहा है या कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा या फिर मीडिया द्वारा जन प्रसार में ये स्वास्थ्य पोषण को प्रसारित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा उसे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसे योजना को, उस कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा पोषण संबंधी रोगों या समस्याओं की पहचान तथा उनके समाधान संबंधी कदम उठाए जाते हैं। इस तरह की नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए सुनियोजित पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। यह बहुविषयक प्रकृति का क्षेत्र है जो सामाजिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान की बुनियाद पर आधारित है। जन स्वास्थ्य पोषण नैदानिक पोषण तथा आहारिकी से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि इसमें संवेदनशील लोगों के समूह तथा समाज की पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान व उनके समाधान के लिए विभिन्न व्यावसायिकों की आवश्यकता पड़ती है। जन पोषण एक ऐसा विषय है जो पोषण विज्ञान, जैविक विज्ञान, व्यवहार संबंधी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा प्रबंधन विज्ञान से विकसित हुआ है। इसे निम्न रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। अब देखिए, स्वास्थ्य पोषण क्या है या फिर व्यवसायिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है, और यह एक ऐसा विषय है जिसे हम जैसे स्वास्थ्य पोषण को हम क्या क्या कह सकते हैं, पोषण विज्ञान, जैविक विज्ञान, क्योंकि हम एक जैविक प्राणी हैं तो ये जैविक विज्ञान है। व्यवहार संबंधी विज्ञान, क्योंकि हम स्वयं के व्यवहार भी परिवर्तन करेंगे, आदतों भी परिवर्तन करेंगे, तभी हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा या स्वास्थ्य का पोषण हम इन्हीं के माध्यम से सुधार सकते हैं। सामाजिक विज्ञान,
क्योंकि हर चीज़ इसमें स्टेप बाय स्टेप अपनाई जाती है, इसलिए प्रबंधन विज्ञान। अब इन सब चीज़ों की हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तभी तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रबंधन विज्ञान हो सकता है। अब देखिए स्वास्थ्य पोषण को किस रूप में और माना है। यह एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जो समाज के संगठित प्रयासों, देखिए स्वास्थ्य पोषण एक ऐसी कला है जो समाज के संगठित प्रयासों से, हमारे स्वयं के करने से कुछ भी नहीं होगा, एक समाज के संगठित प्रयासों एवं कार्यों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत करता है तथा विभिन्न रोगों व उनकी परिस्थितियों की रोकथाम करके जीवन अवधि को बढ़ाता है। हम अच्छा प्रयास करेंगे या फिर हमारे स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए, सही रखने के लिए हमें संतुलित भोजन लेना होगा। संतुलित भोजन हम लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा तथा विभिन्न जो कई प्रकार के रोग हैं और उनकी रोग जैसी परिस्थिति जो उत्पन्न होती है उनकी रोकथाम करके जीवन अवधि को हम बढ़ा सकते हैं, यानी हम अच्छा स्वास्थ्य बना करके हमारी आयु को हम बढ़ा सकते हैं। फिर है एक इसमें एक समुदाय शब्द दिया होगा। देखिए एक समुदाय शब्द जो है वो आपके बैक साइड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें भी डिफाइन किया गया है कि समुदाय से आपका क्या अभिप्राय है। तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा विशेष रूप से पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण है। समुदाय को लोगों के एक ऐसे विशिष्ट समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए लोगों के एक ऐसे विशिष्ट समूह से, भाई हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए हम ग्रुप में रहते हैं, ऑब्वियसली हम एक ग्रुप में ही रहते हैं, समूह में हम रहते हैं, लेकिन उस समूह में भी हम कैसे रहेंगे, किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो समुदाय क्या होता है, समुदाय एक ऐसा विशिष्ट समूह है के माध्यम से हम परिभाषित करते हैं जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गांव में चले जाएं या सिटी में कहीं चले जाएं तो यहाँ पे भी छोटे छोटे गांवों के नाम से विख्यात है जिसमें 5-10 घर ही होते हैं, वो एक समुदाय के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे जो ग्रुप बने हुए हैं उनको एक अलग नाम दिया हुआ है, उनकी एक अलग से पहचान होती है, ठीक है, कि यहाँ के व्यक्ति किस प्रकार के, अच्छे व्यवहार के या गलत व्यवहार के हैं, या फिर यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, लोगों ने अपने प्रयासों से अपने जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उत्पन्न करवा रखी है, या वो उनका रहन सहन कैसा है, उनकी बोलचाल कैसा है, ठीक है, उनकी एजुकेशन कैसी है। कुछ ग्रामीण एरिया में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं, कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे लोग शिक्षा को भी महत्व नहीं देते हैं तथा वहाँ पे किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी भी नहीं है। या फिर जैसे खेतीहर हैं आप लोग, किसान हैं, तो कोई किसान तो इस एरिया में ऐसे रहते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जिनके पास ज़मीन होती है, सब कुछ होता है, ठीक है, और कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो दूसरों की खेती पर कार्य करने वाले होते हैं। तो अलग से एक ऐसा समुदाय बन जाता है, जो जिस कैटेगरी का होता है वो उसी समुदाय में रहना पसंद करता है। तो वैसे शहरी निकाय में भी हम देखें तो शहरों में भी जो कॉलोनियाँ बनी है वो एक उनका एक अलग स्टेटस होता है, उनका क्या होता है, एक अलग स्टेटस होता है। जैसे आरबीआई कॉलोनी है, बैंक कॉलोनी है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलोनी है, तो वहाँ पे जो ऐसी कुछ समूह समुदाय बने हुए हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए अलग क्वार्टर्स बने हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स के लिए अलग बने हुए हैं, तो उनका सबका एक जो प्रोफेशन है वो सबका एक जैसा है, तो उनकी एक अलग से एक विशिष्ट पहचान होती है जो क्या कहलाएगी, एक तरीके से समुदाय कहलाएगी। अर्थात जिनकी एक जैसी भाषा, एक ही सरकार, जैसे एक राष्ट्र, एक राज्य, एक शहर, एक जैसी जीवन शैली, या फिर एक ही जैसी स्वास्थ्य समस्या। तो इसमें एक देश, एक राष्ट्र, आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, ठीक है, अब ये क्या है, इसमें पहले तो हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेते हैं कि भारत की कंडीशन क्या है, अदर
कंट्रीज़ की क्या है, फ्रांस की क्या है, अमेरिका की क्या है, अफ्रीका की क्या कंडीशन है, सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक वैसे ही हम आ जाते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्थितियाँ हमारे यहाँ पे दर्शाई जा रही है कि सबसे अधिक स्थिति कौन सी स्टेट की ख़राब है, या सबसे अच्छी जो प्रोग्रेस कर रहा है वो कौन सा स्टेट कर रहा है। हर क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है एक बीमारी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तो उनकी एक अलग पहचान होती है। फिर है एक शहर, या फिर हम लैंग्वेज के रूप में भी ले लें, जिनकी भाषा एक ही हो, जिनकी सरकार, अब जैसे भाषा, भाई भारत की देखा जाए तो भाषा एक ही है, हिंदी भाषा हमारी जो राष्ट्रभाषा मानी गई है। उसके बाद क्षेत्र वाइज अलग अलग भाषाएं, तमिल है, केरल के अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, वैसे बहुत सारी भाषाएं हैं। फिर एक शहर, अब शहरों में भी जैसे अलग अलग भाषा शैली और उनकी जो गवर्नमेंट जो होती है अलग होती है। यानी कहाँ में शहर में जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई पार्षद है वो अलग पार्टी का है, तो ऐसे कई प्रकार के अपना एक समूह बना के हम रहते हैं, जैसे एक जीवन शैली या फिर एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती है। अब है जन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी व्यवसायिक का मुख्य कार्य अच्छे पोषण को बढ़ावा देना अथवा समुदाय की पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनके बचाव करना होता है। इनके लिए निम्न चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, अब मान लिए हमारे सामने कोई समस्या है, पोषण संबंधी समस्या है, और हमें उनकी पहचान करनी, तो हम किन चरणों को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है सबसे पहले समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना। और सबसे पहले तो जानेंगे कि यहाँ पे जो समस्या है, कौन सा रोग फैल रहा है और इसके प्रसार की गति क्या है, किस आधार पर ये बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यह समझना कि यह समस्याएं कैसे और क्यों उत्पन्न है। फिर हम उसके कारणों की खोज करेंगे कि अब ये समस्या है, ये समस्या इतनी गति से बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, हम इसको कैसे रोकें, क्या कारण है कि ये इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है। तो हम उस समस्या का समाधान ढूंढने में कारण को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्रभावी योजना बनाकर उसे लागू करने के लिए कार्रवाई करते हैं और अंत में लागू की गई योजना के प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी समाज में पोषण संबंधी समस्याएं केवल भोजन से ही संबंधित नहीं होती, अपितु इसके लिए कई कारक भी उत्तरदायी हैं, परंतु सभी कारकों का मूल कारण निर्धनता ही है। अब इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण वो दिया है वो है निर्धनता। यानी निर्धनता के कारण हम उचित पोषण नहीं ले पाते हैं, उचित पोषण नहीं ले पाते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं, अल्प पोषण जैसी समस्याएं हमारे सामने आती है, और ऐसे में हम क्या हो जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए, अल्प पोषण के उत्तरदायी कारक। अब जो अल्प पोषण हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, एक समस्या इसमें मान लिया गया है भाई, पोषण संबंधी जो समस्या है उसके पीछे मेन कारण निर्धनता माना है। अब निर्धनता के बाद भी जो हमारे निर्धनता के कारण हम क्या कर रहे हैं, पोषण कम मात्रा में ले रहे हैं। तो अब कम मात्रा में जब हम भोजन ले रहे हैं, मेन कारण इसमें निर्धनता बता दिए। अब इसके बाद पीछे और कौन कौन से कारक हैं जो कि इस हमारे पोषण को प्रभावित करते हैं। तो अब सबसे पहले जानेंगे हम मूलभूत ही कारण, कि मूलभूत कारण क्या है। फर्स्ट, वास्तविक संसाधनों की मात्रा और या गुणवत्ता का अभाव। यानी वास्तविक रूप में जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध होने चाहिए, जो आवश्यकताएं हमारी हैं, वो यहाँ पे उचित मात्रा में या फिर कहें तो एक गुणवत्ता के आधार पर खरी नहीं उतरती है। जैसे कि अपर्याप्त मानव, यानी सीधी सी बात है इसमें कि जो जिन्हें समझ नहीं है, एजुकेशन लाइन में वो अव्वल नहीं है, तो ऐसे लोगों का मतलब अपर्याप्त मानव, यानी मानव तो है लेकिन वो समझदार नहीं है कि वो कुछ कर सके। वित्तीय तथा संगठनात्मक संसाधन, कहीं फिर हमारी आ जाती है वित्तीय इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी। फिर संगठन कि मान लो कोई एक व्यक्ति कुछ करना भी चाहता है तो एक संगठनात्मक शक्ति हमारे हाथों में नहीं है। सेकंड, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं। हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है,
तो हमारा देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। धार्मिक रूप से हम यदि पिछड़े हुए हैं, अब अपने अपने धर्मों को महत्व देते हैं, तो भी हम आगे पहल नहीं कर सकते हैं। फिर है इसमें महिलाओं की स्थिति। अब देखिए, महिलाओं की स्थिति वाकई में ख़राब होती है। क्यों होती है? कि परिवार में स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है, जबकि पोषण संबंधी सारी समस्याएं सबके लिए एक जैसी है, शरीर सबका एक जैसा है, लेकिन फिर भी महिलाओं की डाइट पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि पुरुषों की डाइट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रम के लिए धन का आवंटन। अब मान लो समस्याओं का समाधान करना भी चाहते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, और जब कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं प्रचार प्रसार के लिए या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, तो उनके लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है, और वो पैसे हर किसी के पास नहीं होते। फिर पर्यावरणीय निम्नीकरण और जैव विविधता का ह्रास। और सबसे मेन बात है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई होने की वजह से जो हमारा पर्यावरण का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, यानी घटता जा रहा है। हमारा पर्यावरण जो शुद्ध होना चाहिए वो शुद्ध नहीं है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। अंधाधुंध चलते जो व्हीकल हैं, उनसे निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो हमारे वायुमंडल में विलीन हो रहा है। विलीन होने से हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, और उसी वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ रहे हैं। साथ में पेड़ पौधों के साथ साथ जो जैविक प्राणी जीव जंतु हैं, वो भी इनसे, मानव तो ग्रसित है ही है, बाकी और जो जीव जंतु हैं वो भी इनसे प्रभावित हो रहे हैं। थर्ड नंबर पे है संभावित संसाधनों की कमी, जैसे कि पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और लोग, यानी इनमें भी हमारे पास कमी है। हम अपने पर्यावरण को उचित रूप से नहीं सुधार पा रहे हैं। फिर है हमारा घरेलू या पारिवारिक कारण। घरेलू या पारिवारिक कारण में देखिए, भोजन की कमी, मातृ एवं शिशु देखभाल, सुविधाओं का अभाव, फिर है साफ पीने योग्य जल, सफाई और स्वच्छता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या उन तक कम पहुंच, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उन तक पहुंचती नहीं है, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। फिर है पांचवा पॉइंट इसमें, महिलाओं, वृद्धजनों यानी बुजुर्गों और बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्णता, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, यानी घर में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, वृद्धजनों के साथ व्यवहार किया जाता है, साथ में बालिकाओं के प्रति भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें लड़कों के बराबर नहीं माना जाता है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। वृद्धजन होते हैं, उनकी एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, जितनी कि एक बाल्यावस्था में बालक को चाहिए होती है, उतनी ही एक वृद्धावस्था में भी वृद्धजनों को चाहिए होती है, क्योंकि उनके हाथ पैर की जो ढांचा है वो कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम की उनको सख्त ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें उन्हें तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर है शिक्षा की कमी, और मेन जो चीज़ है वो है शिक्षा की कमी, यानी शिक्षा के अभाव में भी आज हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। फिर है व्यक्तिगत स्तर पर तथा तात्कालिक कारण, कुछ ऐसे कारण जो अकस्मात ही हो जाते हैं, ये भी एक रोग के कारण है। देखिए फर्स्ट है इसमें कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। कुपोषण यानी हम किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, अल्प या अधिक मात्रा में ले लेते हैं। अक्षमता यानी शारीरिक अक्षमता, यानी हम किसी भी प्रकार से अनडेवलप जो बालक होता है या जन्म से ऐसा होता है वो अक्षम होता है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, और फिर मान लो हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी एक अल्प पोषण के उत्तरदायी कारक है। फिर किसी प्रकार का रोग हमें हो गया है, फिर इसके परिणाम है कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। अब ये सारे इन सब की जड़ क्या है, इन सब की फसाद वही है कि कैसे हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना जन स्वास्थ्य पोषण और पोषण संबंधी कई ऐसी बातें जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान में देनी है। जैसे कि इसमें हमने जाना आज जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, ठीक है, उसके बाद हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, फिर है इसके उत्तरदायी कारक कौन से हैं। दूसरा इसमें बताया निर्धनता
देखिए मूलभूत कारण इसमें निर्धनता बताया है, जिससे हम पूरा नहीं कर पाते हैं।